हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो आज आपके क्रैश कोर्स में डेवलपमेंटल वाली यूनिट का ये थर्ड पार्ट है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। आई वोंट बी एबल टू टेक लाइव टुडे। सो आज हम बात करने वाले हैं साइकोथेरेपी के बारे में। अब तक हम डेवलपमेंटल कंप्लीट कर चुके, हमने डिसऑर्डर्स कर लिए, अब हम थेरेपीज़ करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो साइकोथेरेपी हमें पता है इसमें थेरेपीज़ क्या होती है, हम थेरेपीज़ देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़ ऑन विच वी हैव टू फोकस। ठीक है, सो बेसिकली थेरेपीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, आप बातें करते हैं। ठीक है, काउंसलर और क्लाइंट जो है वो आपस में बातचीत से अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की हेल्प करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हम थेरेपी को इनसाइड थेरेपी कह सकते हैं, वो थेरेपी को जिसमें कि टॉक होती है। इट इज़ लाइक द टॉक थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बातचीत की जाती है ज़्यादातर। जैसे अब हम बात करें साइको एनालिसिस की, तो वहाँ पे भी बातचीत होती है हमारे। इसके अलावा गेस्टॉल्ट की हम बात करें, ह्यूमनिस्टिक की बात करें, एग्जिस्टेंशियल की बात करें, तो मोस्टली इन सब में क्या होता है, बातचीत होती है। तो ये क्या है, ये आपकी टॉक थेरेपी है या इनसाइड थेरेपी है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी आ गई आपकी, अभी मैंने आपको बताया साइको एनालिटिकल, इसके अलावा आपका गेस्टॉल्ट, इसके अलावा आपका ह्यूमनिस्टिक और आपका एग्जिस्टेंशियल। अब आप गौर करो, यहाँ पे बिहेवियरिज्म का नाम नहीं आया। ठीक है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में टॉक थेरेपी नहीं होती, वहाँ पे मोस्टली आपका जो कॉग्निटिव है, बिहेवियरिस्टिक है, वहाँ पे केवल बातचीत नहीं होती, वहाँ पे हम ज़्यादातर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह के लिए कुछ और तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे जो काउंसलर है वो एक तरीके से एक पैसिव रोल अपनाता है, उसका एक्टिव रोल नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बताता क्लाइंट को, क्लाइंट खुद अपना सॉल्यूशन ढूंढता है, काउंसलर केवल उसको रास्ता दिखाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव अप्रोच जो है वो आपके साइको एनालिसिस में है, ह्यूमनिस्टिक में है और गेस्टॉल्ट में है। वो सॉरी, गेस्टॉल्ट में नहीं, एग्जिस्टेंशियल में है। गेस्टॉल्ट जो है ये डायरेक्टिव अप्रोच है। यहाँ पे मतलब कि जो काउंसलर है उसका रोल बहुत एक्टिव है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस में काउंसलर का रोल एक्टिव है और किस में पैसिव है। तो काउंसलर का रोल डायरेक्टिव जो होता है, डायरेक्शनल जो अप्रोच है, वो कहाँ कहाँ पे है, आपके गेस्टॉल्ट में है, बिहेवियरिस्टिक में है, कॉग्निटिव में है। अदरवाइज इन सब में नॉन डायरेक्टिव है। जो काउंसलर है उसका रोल पैसिव होता है। ठीक है, वो आपको आपका सोल्यूशन नहीं बताएगा, वो केवल आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब इसमें आपको और क्या क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद हो तो पहले शॉक ट्रीटमेंट चलते थे, वो हमारे बायोलॉजिकल अप्रोच में आएगा, उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे। बायोलॉजिकल अप्रोच में क्या आता है, आपका जो शॉक ट्रीटमेंट हम देते थे उसे हम बोलते हैं ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये क्या होता था, शॉक ट्रीटमेंट, यहाँ पे शॉक दिया जाता था। तो आज के समय में ये बहुत कम दिया जाता है, बहुत रेयर केस में, बिल्कुल ही अगर कोई सुइसाइडल हो रहा हो या बिल्कुल एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला गया हो तो ही देते हैं, अदरवाइज़ आज के समय में ये नहीं दिया जाता। इसके अलावा आपका एक होता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ब्रेन के अंदर डाली जाती हैं, तो उससे यहाँ पे स्टिमुलेशन दिया जाता है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक वर्ड आ गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स वर्क करती हैं। ठीक है, मेन इसमें मोटी मोटी बात यही है, ज़्यादा बायोलॉजिकल में हमें अंदर डेप्थ में नहीं जाना। अब हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक की। ठीक है, सो साइकोडायनेमिक जो हमारा फ्रॉइड वाला है, साइको एनालिटिकल और साइकोडायनेमिक दोनों में क्या फ़र्क है। साइको एनालिटिकल में प्योरली केवल फ्रॉइड की बातें आती हैं, साइकोडायनेमिक में फ्रॉइड के साथ साथ जो न्यो फ्रॉइडेंस थे उनकी भी बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी मैंने आपको बताया इनसाइट है, मतलब यहाँ टॉक होती है, और ये नॉन डायरेक्टिव है। ये बातें आपको याद रखनी है सबके बारे में कि कौन इनसाइट है, कौन नहीं है, कौन डायरेक्टिव है, कौन नहीं है। मेन क्या मेथड होता है यहाँ पे, फ्रॉइड ने आपका इसमें मेन जो काम किया है फ्रॉइड का है। ठीक है, फ्रॉइड क्या करते थे, खुद एक काउच पे बैठ जाते थे और मतलब खुद एक साइड में बैठे होते थे और काउच पे जो इनका क्लाइंट होता था उसको लिटा देते थे, ये उसके पीछे बैठते थे, उसके सामने नहीं बैठते थे। द क्लाइंट कुड नॉट सी द काउंसलर, द फ्रॉइड। तो ऐसे में फिर वो अपने मन की जो भी बात आती थी वो सारी बातें बोल देता था, जो भी उसके मन में आ रहा है, XYZ एनीथिंग, वो कुछ भी बोलता जाएगा और अल्टीमेटली जो भी उसके अनकॉन्शियस में है वो बाहर आ जाता था। तो यहाँ इसका मेन मोटिव क्या है,
टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। अनकॉन्शियस में जो भी प्रॉब्लम है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है वो अनकॉन्शियस में है, दबी हुई है, रिप्रेस्ड है, चाइल्डहुड की है, उसे हमें बाहर निकालना है, कॉन्शियस में लेके आना है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। इनका मेन मोटिव ये होता था। तो उसको करने के लिए तरीके क्या क्या यूज़ में लिए इन्होंने? फ्री एसोसिएशन, जो मैंने अभी बताया, आप बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलते बोलते अपने आप जहाँ प्रॉब्लम है वो आपकी सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कई बार जब क्लाइंट अपनी बातें बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, सपोज करो कि उसको प्रॉब्लम है अपने फादर से, तो जैसे ही फादर की कोई बात आएगी वो एकदम से रुक जाएगा। ही विल ट्राई टू अवॉइड दैट टॉपिक। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करना मतलब अटक जाना, उस बात पे एक ब्लॉकेज आ जाना। तो इसी रेजिस्टेंस को काउंसलर को समझना है कि यार ये यहाँ अटका है, फादर की बात आते ही तो मतलब यहीं कोई प्रॉब्लम है और यहीं कुरेदना है। तो रेजिस्टेंस मतलब वो बात नहीं करना चाहेगा, हो सकता है वो आगे अपॉइंटमेंट्स मिस कर दे, ना आए, तो ये आपको पकड़नी पड़ेगी बात। कई बार इसमें ट्रांसफरेंस भी होता है। ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है कि जो काउंसलर है उसको क्लाइंट वो इंसान समझ लेता है जिससे प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा फादर से प्रॉब्लम है, तो क्लाइंट क्या करेगा, काउंसलर को अपना फादर समझ के अपनी जो भी भड़ास है उस पर निकाल देगा, सारी बातें उसको बोल देगा। तो ट्रांसफरेंस से भी उसको कहीं ना कहीं एक तरह से शांति मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम थी वो उसने बोल दी। कई बार इसमें क्या होता है, काउंटर ट्रांसफरेंस। अब ये चीज़ क्या है भाई, क्लाइंट ने अपनी सारी प्रॉब्लम काउंसलर को बोल दी, उसको अपना फादर फिगर समझ के। अब काउंसलर भी कई बार क्या करता है, भावनाओं में बह जाता है और वो क्लाइंट को एक्चुअल में जो उसका चाइल्ड है या वो समझ करके अब वो अपनी भड़ास उल्टा उस पर निकाल देगा, अपने इमोशंस उस पर निकाल देगा। दिस इज़ अनएथिकल, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं करनी। काउंटर ट्रांसफरेंस शुड नॉट बी डन, काउंटर ट्रांसफरेंस शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम का समाधान लेने आया है, आप काउंसलर हो, आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान उसके ऊपर नहीं करोगे, आप अपनी फीलिंग्स उस पर प्रोजेक्ट नहीं करोगे। तो ट्रांसफरेंस में क्या किया, क्लाइंट ने अपनी फीलिंग्स काउंसलर पर प्रोजेक्ट करी। रेजिस्टेंस में क्लाइंट को जैसे प्रॉब्लम थी उसकी बात आती है, उसने एक ब्लॉकेज शो कर दिया, वो आगे बात करना प्रेफर नहीं करेगा। तो ये चीज़ों को, क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंसलर को समझना है और इन्हें ही आगे उसको ट्रीट करना है। देन दूसरा मेथड है आपका ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस मतलब जो भी सपने वो देखता है उसका मतलब निकालना। तो इसके बारे में इन्होंने दो बातें बताई। आपके जो सपने होते हैं उनमें दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट और एक होता है लेटेंट कंटेंट। जो सपना आपने देखा वो है मैनिफेस्ट कंटेंट, जैसे आपने देखा आप सीढ़ियों से गिर गए तो वो मैनिफेस्ट कंटेंट है। लेटेंट मतलब उसका हिडन मीनिंग। अब काउंसलर आपको उसका मीनिंग समझने में हेल्प करेगा कि इसका मतलब ये हो सकता है, जो भी XYZ वो बोले तो वो लेटेंट होता है, जो मतलब है। मैनिफेस्ट कंटेंट क्या है, जो आपने सपना रियल में देखा वो, और लेटेंट कंटेंट क्या है, जो उसका छुपा हुआ मीनिंग है वो, ठीक है। इसके अलावा आप कैथारसिस करवाते हैं। कैथारसिस में क्या होता है, कैथारसिस में उसको बोला जाता है कि आपकी जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, जो भी आपने दबाई हुई सारी आप बाहर निकाल दो। वेंटिंग आउट योर फीलिंग्स, वेंटिंग आउट योर इमोशंस। तो इससे क्या होगा, आपका अनकॉन्शियस कॉन्शियस हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दबा रखा है आपने, वो सारा का सारा बाहर उजागर कर दो। जो भी चीज़ है, रो भी दो, प्रॉब्लम आ रही है, दुखी हो रहे हो, रो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपके फ्रॉइड की है, साइको एनालिसिस की, आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। आफ्टर दैट वी हैव क्लासिकल कंडीशनिंग थेरेपीज़, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब वही हम बिहेवियरिस्ट की बात कर रहे हैं। बिहेवियरिस्ट में आपकी क्लासिकल भी आएगी और आपके ऑपरेंट भी आ जाएगी, दोनों तरह की बातें हमें करनी है। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपके मेन क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपका एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पूछा जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, ये बात याद रखना, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिविजन। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दिया किसने, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जोसेफ वॉल्पे ने दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले उसको रिलैक्स करना सिखाते हो क्लाइंट को कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको रिलैक्स करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रीदिंग वगैरह करवा करके रिलैक्सेशन करवाएंगे। एक बार आप रिलैक्स करना सीख गए, उसके बाद जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है उसको आपको एक लोअर लेवल पे या तो इमेजिन करवाएंगे या इमेज दिखाएंगे, इस तरीके से आपको लोअर लेवल पे करवाएंगे। फिर आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, फिर आपको दोबारा रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, भी रिलैक्स करो, अभी सिखाया था, आप रिलैक्स करोगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अगर पहले इमेजिन करवाया था तो अब रियल में उसको दिखाएंगे दूर से, फिर रिलैक्स करवाएंगे, फिर पास से दिखाएंगे। तो ऐसे करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट इट वर्क्स। तो आपका एक हो गया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा मेथड आपका जो आता है वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, भाई इतना समय नहीं है हमारे पास, आपको डर लगता है ऊंचाई से, ठीक है, आंख बंद करो, पट्टी बांधी, सीधा
10th फ्लोर पे ले गए, खड़ा कर दिया, देखो अब। तो ऐसे में क्या होता है, एकदम से उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर क्या होगा, कुछ समय बाद डर एक समय तक ही तो रहेगा, जब कोई चीज़ उसको होएगी ही नहीं, वो गिरेगा ही नहीं, उसको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, तो अपने आप सारा डर उसका निकल जाएगा। ये होता है फ्लडिंग। तो ये हम क्या करते हैं, सडन एक्सपोजर। अच्छा, ये सारी आपके एक्सपोजर थेरेपी में आते हैं। एक्सपोजर कर रहे हो ना आप, जो भी स्टिमुलाई है उसको आप इनको एक्सपोज कर रहे हो उस चीज़ से जिससे इनको प्रॉब्लम है, इसलिए इसको एक्सपोजर थेरेपी भी बोलते हैं। सडन एक्सपोजर करवाते हैं हम जिस भी चीज़ से डर है उसका। और इसमें लेकिन एक रिस्क है भाई, हार्ट फेल भी हो सकता है किसी का, हार्ट डर लग जाए तो, ठीक है। एक होता है आपका इम्प्लोडिंग। इम्प्लोडिंग में क्या करवाते हैं, इसमें आप इमेजिन करवाते हो उसको, डायरेक्ट उसको ऊंचाई पे नहीं लेके जाओगे, आप उसको इमेजिन करवाओगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई सपोज करो कि तुम 10th फ्लोर पे खड़े हो, तो यहाँ पे हार्ट फेल होने के चांसेस तो नहीं है खैर ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी है कि उसको एकदम से आपने इमेजिन करवाया, तो यहाँ पे सडन इमेजिनेशन, ठीक है, सडन इमेजिनेशन। अब याद क्या क्या रखना है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में सडनली नहीं होता, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, ठीक है। और इसमें आप रियल में उस चीज़ को एक्सपोज करवाओगे। इसके अलावा आपका रियल में मतलब करवाओ ज़रूरी नहीं है, मोस्टली लैब में होता है, बट आप रियल में करवा सकते हो। फ्लडिंग में रियल में आप करवाओगे, ठीक है। और इम्प्लोडिंग में इसमें आप रियल में नहीं करवाओगे, इसमें आप केवल इमेजिन करवाओगे। ये सारी तीनों चीज़ें किस में आती हैं, ये आपकी एक्सपोजर थेरेपी में आती है, ठीक है, एक्सपोजर थेरेपी। अब हम बात करते हैं आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग में और कौन सी आती है, तो आपके एक आ जाती है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी मतलब किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, गलत चीज़ है, उससे नफरत करवाना। जैसे कि कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो उससे उसको एवर्जन क्रिएट करवाना। कैसे करवाएंगे, तो उसको स्मोकिंग से पहले कोई ऐसी दवाई दे देंगे जिससे उसको उल्टी हो जाए, स्मोक करते ही उसको ऐसी दवाई दे दी हमने जिससे उसको उल्टी हो जाए, और तभी उसने स्मोकिंग करी तो उसको लगेगा स्मोकिंग की वजह से उल्टी हो रही है, तो ऐसे उसमें एवर्जन क्रिएट हो जाएगा और वो उसको नहीं करेगा। तो ये मोस्टली आपके डी एडिक्शन में काम में आता है, जहाँ पे आपको एडिक्शन है उसको सही करने के लिए काम में आता है कि आपको एडिक्शन ख़त्म हो जाए। देन आपका ये याद रखना, इस पर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले पे बेस्ड कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका टोकन इकोनॉमी आ जाता है। अच्छा, एक और बात, ये सारे के सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक कहलाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए काम में आती है। तो इसमें आपका टोकन इकोनॉमी आ गया। इसमें क्या करते हैं, जो बिहेवियर हमें चेंज करवाना है उस बिहेवियर के लिए हम उनको स्टार देते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा होमवर्क कंप्लीट करे, तो जब भी वो होमवर्क कंप्लीट करेगा मैं उसको स्टार दूंगी, टोकन दूंगी, मतलब नकली का। रियल में पैसे वैसे कुछ नहीं दे रहे, उसको सिर्फ टोकन दे रहे हैं। उस टोकन को बोलेंगे इकट्ठा करो, 5 टोकन इकट्ठे कर लिए, 5 स्टार कर लिए तो आपको एक टॉफ़ी मिल जाएगी, 10 कर लिए तो आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी। ऐसे करके हम पहले से कंडीशंस फिक्स कर देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। तो बच्चे में एक खूब आती है कि भाई ठीक है, मुझे इकट्ठा करना और मुझे अपनी पसंद की चीज़ लेनी है, ये आ जाता है। इसके अलावा आपका बायो फीडबैक भी इसी पे बेस्ड है। बायो फीडबैक आपको पता होगा, आपने बायो में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है, उसको अपना बॉडी का पूरा सिखा देते हैं कि भाई देखो आपकी अभी ब्रीदिंग इतनी है, जब आप स्ट्रेस में हो तो आप इतनी बार इन एंड आउट ब्रीदिंग करो तो आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो वो मॉनिटर पे पूरा उसको दिखता है, उसकी बॉडी के अंदर वेव्स कैसी चल रही हैं, क्या है, बीपी कंट्रोल हो गया तो वो सीख जाता है, ये मुझे इतनी बार रिलैक्स करना है, इतनी बार ब्रीदिंग करनी है तो मेरा रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये चीज़ उसको सिखाई जाती है, तो ये आपका इसमें आ जाता है। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के द्वारा भी आप कई बार चेंज करवाते हो बिहेवियर, तो वो भी आपका इसमें ही आएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले में, ठीक है। ये सारी जो बिहेवियरल मैंने आपको बताई, इनमें क्लाइंट का और काउंसलर का देखा जाए तो काउंसलर का बहुत एक्टिव रोल है। तो मतलब कि ये सारी की सारी डायरेक्टिव है, क्लाइंट जो है वो अपने आप बात करके नहीं सुलटारा कर रहा, यहाँ पे आपका काउंसलर का बहुत एक्टिव रोल है और यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही ज़्यादा। तो ये आपकी नॉन इनसाइट थेरेपी है, ये इनसाइट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं आपके गेस्टॉल्ट थेरेपी की। गेस्टॉल्ट जो है, गेस्टॉल्ट थेरेपी जो है ये गेस्टॉल्ट थ्योरी के फाउंडर से अलग है। मतलब कि यहाँ थेरेपी का जो फाउंडर है वो वर्दाइमर नहीं है, ये है फ्रिट्स पर्ल। फ्रिट्स का फ्रेडरिक भी बोला जाता है, फ्रेडरिक पर्ल या फ्रिट्स पर्ल, ये इसके फाउंडर हैं। इन्होंने दिया है ये गेस्टॉल्ट थेरेपी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बातचीत होती है तो इसलिए इनसाइट है, लेकिन यहाँ पे काउंसलर का रोल होता है तो इसीलिए डायरेक्टिव है, नॉन डायरेक्टिव नहीं है, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं आपके, तो इसमें मोस्टली क्या होता है आपके क्वेश्चनिंग जो की जाती है, जैसे काउंसलर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट से, तो वो पूछेगा व्हाट एंड हाउ, कि जो भी तकलीफ़ है, क्या है तकलीफ़ और कैसे है, वाई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। इसके अलावा रोल प्ले करवाए जाते हैं। रोल प्ले, भाई आपको जिससे प्रॉब्लम है आप उसका रोल प्ले करो, वो आपका करेगा। कई बार अगर सपोज़ करो आपको ऐसे इंसान से प्रॉब्लम है जो आपके साथ काउंसलिंग लेने नहीं आता, फादर से है वो नहीं आ रहे, या फिर सपोज़ करो कि फादर की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में एम्प्टी चेयर टेक्निक यूज़ में ली जाती है, जिसमें आप इमेजिन करते हो, एक खाली चेयर रख दी आपके सामने, आप इमेजिन करो यहाँ पे वो बंदा बैठा है जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है सारी बोल देते हो और फ्री हो जाते हो। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या क्या आते हैं आपके, इसमें एक होता है स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन। इसमें हम मतलब जो काउंसलर है वो क्या करता है कि क्लाइंट को ये चीज़ मतलब उसको एक चाहिए वैलिडेशन, तो उसको वो वैलिडेशन नहीं देता। उसको जो भी वो खुद के बारे में सोचता है कि भाई दुनिया गलत है मैं अच्छा हूँ, तो वो उस चीज़ को रीइंफोर्स नहीं करता, वो उसकी उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं देता, मतलब उसको एक तरीके से कन्फ्रंट करता है। ठीक है, कन्फ्रंटेशन ये भी यहाँ आ जाएगा, तो उससे उसको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गया और फाइनली वो समझेगा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी कि हाँ ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ आता है टॉप डॉग एंड अंडरडॉग। टॉप डॉग अंडरडॉग क्या होता है? टॉप डॉग का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे वो सोसाइटी के नॉर्म्स की बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे सोसाइटी में होना चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो आप रियल में आज हो। और अंडरडॉग जो आप बनना चाहते थे, जो आपने खुद को रिप्रेस कर दिया, वो ये चीज़ होती है। इसके अलावा इसमें आता है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो हर चीज़ की कि जो भी किया वो मैंने किया, दिस इज़ नॉट ड्यू टू द एनवायरनमेंट, सिचुएशनल नहीं है, जो मैंने किया मेरी मर्ज़ी से किया। तो ये सारी चीज़ें गेस्टॉल्ट में होती है। सारे आपको थेरेपीज़ के इनके टेक्निक्स के नाम याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल की, तो एग्जिस्टेंशियल में आपको पता है ज़्यादा फेमस कौन सी है? विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी, विक्टर फ्रैंकल्स लोगोथेरेपी। तो लोगो वर्ड का मतलब ही होता है मीनिंग, तो यहाँ पे वो मीनिंग जो है हमारी लाइफ का वो पता करने में कि भाई हमारी लाइफ में एक मीनिंग है, उसको एहसास कराने की हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या क्या मेथड आते हैं? इसमें आता है डी रिफ्लेक्शन। डी रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? इसमें आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्लाइंट को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, वहाँ से उसका अटेंशन डाइवर्ट करवाया जाता है कहीं और। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन में क्या होता है? इसमें जैसे सपोज़ कीजिए कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार मैं बेवकूफ़ लगूंगा, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि एक बार आप एक्चुअल में बेवकूफ़ जैसी हरकत करो, आप एक्चुअल में दुनिया के सामने बेवकूफ़ बन के चले जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका वो डर निकल जाएगा एक बार में ही। देन सोक्रेटिक डायलॉग। सोक्रेटिक डायलॉग मैंने आपको यूनिट 1 के रिविजन के वक्त बताया था। इसमें बार बार उससे कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे की जाती हैं। इसके अलावा आपके एग्जिस्टेंशियल के बाद आता है CBT की अगर हम बात करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपका एक आता है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये किसने दिया है? ये दिया है एल्बर्ट इलिस ने। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने इनिशियली तो बोला था ABC, बाद में इसमें DEB ऐड कर दिया। हमारे तो मास्टर्स के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता था ABCD की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। A मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, आपको क्लाइंट को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है वो क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। सपोज़ करो किसी का ब्रेकअप हुआ, तो वो उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की के नाम से ही उसको गुस्सा आता है, तो वो एक्टिवेटिंग इवेंट है उसका। वी हैव बिलीफ, उस इवेंट के बारे में क्या बिलीफ है कि भाई मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती है, बहुत गंदा लगता है। उसकी वजह से आपके क्या इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं घर में चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाती हूँ, किसी से बात नहीं करती। तो ये पहले इन्होंने ABC दिया, बाद में इसके बाद D मतलब डिस्प्यूटेशंस। अब आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को डिस्प्यूट कर रहे हो, आप उसको चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, डिस्प्यूटेशंस टू चैलेंज इर्राशनल बिहेवियर, मतलब ये इर्राशनल बिलीफ बोल लो। ये जो बिलीफ्स हैं उसके, ये क्या है? ये इसकी इर्राशनल बिलीफ है, ये गलत है। उसको ऐसा लगता है कि भाई उस ब्रेकअप में गलती मेरी तो थी ही नहीं, सिर्फ अगले की गलती थी।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो आपका भी रहा होगा कि भाई मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी, सो एंड सो। तो ये मेरे इरेशनल बिलीफ्स हैं, ये गलत है। तो आपको मतलब उसको डिस्प्यूट करना है, उनको चैलेंज करना है कि आपके ऐसे बिलीव्स गलत है, और उनके बजाय क्या करना है, इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ डालने हैं, इफ़ेक्टिव न्यू बिलीव्स आपको डालने हैं। ठीक है, तो ये ABCDE है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन गोल यहाँ पे क्या रहा, इस इर्राशनल बिलीफ को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, रैशनल बिलीफ में। मेन गोल जो है यहाँ पे वो ये है। ठीक है, ABCDE, ये चीज़ याद रखिएगा। देन आपका दूसरा आता है कॉग्निटिव थेरेपी, CT, कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, ये किसने दिया, ये आपका दिया आरन बेक ने। आरन बेक ने ये दिया है, ये मोस्टली डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है। इसमें एक कॉग्निटिव ट्रायड आ जाता है, कॉग्निटिव ट्रायड। कॉग्निटिव ट्रायड का क्या मतलब है, एक इन्होंने ऐसे ट्रायंगल सा बनाया, इन्होंने बोला डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन होता है अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं अबाउट फ्यूचर, खुद के फ्यूचर के बारे में गलत सोचते हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपको डिप्रेशन होता है, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा नेगेटिव सेल्फ स्कीमा, अगर आप खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो तो। इसके अलावा एरर्स इन लॉजिक या फिर फॉल्टी लॉजिक, मतलब कि आपके जो लॉजिक्स हैं वो बहुत फॉल्टी हैं, आप हर चीज़ को गलत समझते हो, लॉजिक्स बहुत गलत लगाते हो। जैसे कि किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आप सोचते हो ओ माय गॉड ही डज़ नॉट लव मी एनी मोर, तो वो चीज़ वो फॉल्टी लॉजिक है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, मेन आपका यही है। बाकी इसके अलावा एक आपको याद रखना चाहिए कि इक्लेक्टिक थेरेपी, एक वर्ड है इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक थेरेपी का मतलब ये होता है कि अगर मैं एज अ काउंसलर वर्क करती हूँ, मुझे कोई चीज़ किसी और की पसंद है, कोई किसी और की पसंद है, तो मैं कुछ किसी ना किसी का ले लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। मतलब मिक्सिंग ऑफ थेरेपीज़, मैं अलग अलग थेरेपीज़ को मिक्सिंग करके फिर यूज़ में लेती हूँ, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। एक हमें रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक की जो क्लाइंट सेंटर्ड है वो पढ़नी है। पहले इसको पर्सन सेंटर्ड बोलते थे, इसको अब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं, काफ़ी प्रोफेशनली इसको नाम दिया जाता है, कार्ल रॉजर्स ने दी है। तो इसमें मेन क्या चीज़ें हैं, तो इसमें एक तो एम्पैथी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा काउंसलर में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सपोज़ कीजिए कि आज मैं ये हूँ, नहीं सपोज़ कीजिए मेरा रियल सेल्फ है और मैं बनना ये चाहती हूँ, ये मेरा आइडियल सेल्फ है। तो देखा जाए तो देखो सिर्फ इतना सा ही हमारे अंदर मैच हो रहा है, बाकी अभी तो इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं अलग हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए मुझे बनना है प्रोफेसर और आज मैं केवल 12th में हूँ, तो मतलब अभी तो बहुत लंबा रास्ता अचीव करना है। तो ऐसे में इनकॉन्ग्रुएंस वाली स्टेज हो जाती है ये, तो हमें इससे प्रॉब्लम होती है। हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंस लाना है, मतलब ऐसे कि ये मेरा रियल सेल्फ है, ये मेरा आइडियल सेल्फ है, और देखो कितनी ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्ग्रुएंस है, कितना ज़्यादा बैलेंस है। तो हमें कॉन्ग्रुएंस पे चीज़ों को लेकर के जाना है। कैसे आएगा कॉन्ग्रुएंस, तो उसके लिए आप जेन्युइन रहें, आप ओपन रहें, आप ऑथेंटिक रहें, और आप ट्रांसपेरेंट रहें। कुछ बातें आपको याद रखनी है। आपका मतलब वो जो एस्पिरेशन है वो अनरियलिस्टिक ना हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है ये, मतलब वही काउंसलर जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं करेगा, वो केवल एक मदद कर रहा है आपको, ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है। और काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इनके रिलेशनशिप में एम्पैथी होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है, एक आपकी रियलिटी थेरेपी है। तो ये रियलिटी थेरेपी जो है ये ग्लासर ने दी है, इतना याद रखें, बहुत ज़्यादा याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर PYQ में आया होगा तो हम देख लेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। एक आपका हॉलैंड का रियाजिक मॉडल है, ये थेरेपी नहीं है, ये एक्चुअल में टॉपिक था जो मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, तो ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ऐसे ही आपका डोनाल्ड सुपर की डेवलपमेंटल थ्योरी है, ये भी एग्जाम में आती है। ठीक है, डोनाल्ड सुपर्स डेवलपमेंटल थ्योरी, ये मोस्टली कैरियर के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ सीक्वेंस याद करना है। 5 स्टेज हैं, ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस और डिक्लाइन। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और इसके अलावा आपके माइंडफुलनेस बेस्ड जो टेक्निक्स हैं उनमें आपके माइंडफुलनेस में क्या होता है कि उनको प्रेजेंट में वो करवाते हैं कि भाई आप प्रेजेंट को समझो, जो गया उस पर ध्यान मत दो, फोकस ऑन द प्रेजेंट।
अभी पे ध्यान दो, अभी खुद को एक्सेप्ट करो। ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट, इतना करिए आप। इसके अलावा आपको लगता है कोई और टॉपिक है कि ये पहले आया हो एग्ज़ाम में और आपको लगता है ये हमें करना है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा करवा दूँगी। ठीक है, रिवाइज़ कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।